छात्रावास में मैं पढ़ता था वो मूलचंद जी आर्य की नींव रखी हुई थी, नागौर की किसान छात्रावास। मूलचंद जी आर्य के बहुत संगी साथी रह चुके थे। करण सिंह जी वो हमारे सुप्रिटेंडेंट थे किसान छात्रावास के, हमारे जमाने में भी, तो बहुत बूढ़े व्यक्ति थे। तो करण सिंह जी यहाँ पड़ोस में, यहाँ माड़ी और ये लोग जो है एक शाखा का कार्यक्रम लगाते थे, आरएसएस की शाखा किसान छात्रावास से थोड़ा दूर। तो इधर उधर बाहर जब हम कमरों में जाते तो कमरों के लड़के जो है वह शाखा में जाते। तो मैंने कहा यार किसान छात्रावास में बात की भाई शाखा में जाना चाहिए, क्या नहीं नहीं शाखा में गए तो गुरुजी मारेंगे बुरी तरह से, शाखा में कभी नहीं जाना। तो हमने कहा यार ये कोई बात हुई क्या, बताएगा कौन इनको गुरुजी को। तो मैं जो है शाखा में चला गया कुछ दिन के लिए। तो शाखा में गया तो वहां तो आरएसएस के लोग थे, वो नेकर लाठी वो सारा, और बोले कि वहां पर मुसलमानों ने हिंदुओं की लड़की का ये कर दिया और वो ये लव जिहाद जैसी बातें और ये कर दिया। और फिर इन आरएसएस के जवान लाठियां लेकर के गए, उनको मारा और पीटा और ये वो, उनको मार दिया और भगा दिया। आरएसएस हमारी रक्षा करता है, ये लाठी हाथ में रखनी, संगे गच्छे वो प्रतिज्ञा, तरह तरह के लपड़े, और वहां थोड़े खेल करवा देते और फिर ये कचरा दिमाग में भरते थे। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बातें करें, हमारे हिंदुओं के लिए तो बहुत ही वास्तव में गजब की बातें, हमें बहुत अच्छी लगी। हाँ, अब ये डर यही है कि करण सिंह जी को पता चल गया तो बुरी तरह से मारेंगे। मैंने कहा यार ये क्या बात है, ये करण सिंह जी किसानों के, हमारे इतने बच्चे इस हॉस्टल में रहते हैं, इनको जाने नहीं देते शाखा में। शाखा तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। ये तो हमें बहुत बाद में पता चला कि वास्तव में करण सिंह जी सही कर रहे थे। तो करण सिंह जी, बलदेव राम जी या मूलचंद जी, छोटू राम जी, सभी शुरू में आर्य समाज से प्रेरित थे। इनके एजुकेशन में आर्य समाज का कुछ रोल था, कुरीतियों के खिलाफ भी आर्य समाज का रोल था, परंतु बाद में ये सभी आर्य समाज और हिंदुत्ववादी संगठनों के खिलाफ हो गए थे सख्त। ये मूल बात ये है। अब जो बात करनी है इसमें मैं देख रहा था, सर छोटू राम को एक बार एक कलेक्टर ने कह दिया कि जाटों के या किसानों के बच्चों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई इतनी, बोले क्यों नहीं करनी चाहिए, कि आप तो मालिक हो, आप नौकरी क्यों करते हो, कि सरकार की नौकरी करना कोई गुलामी नहीं है। सर छोटू राम ने कहा सरकार की नौकरी करना गुलामी नहीं है, सत्ता में हिस्सा है, और सत्ता में हिस्सा हम लेंगे, इसलिए किसानों को अपने बच्चों को नौकरी करवानी चाहिए। क्योंकि इधर कांग्रेस भी कहती थी कि सेना में भर्ती मत करो, तो सर छोटू राम ने कहा नहीं हम तो भर्ती करेंगे, नौकरी करवाएंगे, किसानों के बच्चे नौकरी करेंगे, सीधी सी बात है। तुम्हारा आंदोलन अलग रखो। क्योंकि ये अंग्रेजों के इस वजह से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में फौज में भर्ती करवाने में छोटू राम अंग्रेजों के साथ थे, परंतु अंग्रेजों से बहुत कुछ मिल रहा था। जो कानून सर छोटू राम ने बनाए थे पंजाब में, सर छोटू राम के वहां पीड़ा क्या थी, मंडी और फंडी की पीड़ा थी। दो चीजें बहुत नुकसानदायक थी। हमारे यहाँ जागीरदार थे, वहां मंडी बहुत गड़बड़ कर रहा था, वो जो साहूकार था, हमारे यहाँ भी साहूकार थे, देखो हमारे यहाँ भी साहूकार थे, पर यहाँ जागीरदार का आतंक बहुत चरम पर था, तो साहूकार छोटा पड़ जाता था। वहां पर जागीरदार का वो लफड़ा नहीं था, इसलिए मंडी और फंडी के खिलाफ उनका बड़ा आंदोलन था। कम तोल देना, दो तरह के बाट रखना, ये हमारे यहाँ भी था, वहां भी था। जैसे अपन अनाज लेके जाते हैं तो वो बड़े भारी भारी बाट ला करके रखता, तो सारा अनाज उधर, और उनसे कुछ खरीदते तो हल्के हल्के बाट ला करके वो सामान तोल के दे देता वापस। इस प्रकार के दो तरह के बाट, मिलावट, भाव, मनचाहे भाव, तो और फिर सूदखोरी और ब्याज और साहूकारी लोन, ये सारे थे। तो सर छोटू राम ने सबसे पहले जब वो राजस्व मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला 1938 में साहूकारी पंजीकरण एक्ट बनाया कि साहूकार का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, नहीं तो वो साहूकारी का लेन देन करेगा तो वो अवैध माना जाएगा, कानूनन गलत होगा। लेन देन करने वाला साहूकार रजिस्टर्ड होगा, पंजीकरण करना जरूरी कर दिया।
दूसरा सर छोटू राम का था श्रमिक अधिनियम, मजदूर जो है उसके लिए कानून बनाया कि मजदूर जो गरीब आदमी है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उसको एक सप्ताह में 61 घंटे से ज्यादा काम नहीं दिया जाना चाहिए। एक दिन में 11 घंटे अधिकतम और पूरे सप्ताह में 61 घंटे से ज्यादा काम शोषण की श्रेणी में होगा। कानून बना दिया, अगर किसी मजदूर को 61 घंटे से ज्यादा काम करवाया जाता है सप्ताह में तो वो कानूनन अपराध है। तो बंधुआ मजदूरी पर लगाम कसी की। बंधुए मजदूर थे 24 घंटे मजदूरी करनी, फिर भी रोटी नहीं मिलती, तो उन्होंने कानून बनाया और साल में 14 छुट्टी जरूरी कर दी। एक साल में मजदूर को 14 छुट्टी मिलेगी कम से कम। तो इसी प्रकार कृषि उपज मंडियों में बिक्री और रेगुलेटिंग बिल जो था वो, और एक वजन माप तोल का बिल था, उसकी थोड़ी मैं जिक्र कर दे रहा हूं। जो अभी हमारे कई नेता न्यूट्रल हो जाते हैं, चाहे जब विधानसभा और लोकसभा से बहिर्गमन कर जाते हैं। बहिर्गमन करने का मतलब क्या है कि न तो पक्ष में रहते हैं न विपक्ष में रहते हैं, न्यूट्रल। सर छोटू राम ने कहा ये हिंजड़े हैं, ये नपुंसक है जो न्यूट्रल रहते हैं। तो कहते हैं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ये बिल सामने रखे सर छोटू राम ने बना के, मंडी रेगुलेटिंग एक्ट और वजन माप तोल के जो बाट से सिस्टम था उसके जो बिल थे उनको वहां रखा। तो कांग्रेस से पूछा छोटू राम ने कि आप गरीबों के हितैषी हैं, आप मजदूरों और कमजोर तबकों के हितैषी हैं, तो बोलो आप इस बिल का समर्थन करोगे या विरोध करोगे। तो वो बोले हम तो न्यूट्रल रहेंगे, इसमें हम बहिर्गमन करेंगे, हम इसमें भाग नहीं लेंगे, वोटिंग करेंगे नहीं। तो कई दिनों तक बहस चली। सर छोटू राम का नहीं, या तो विरोध में खड़े हो जाओ और या पक्ष में हो। अगर पूंजीपतियों से नहीं डरते हो, इन पैसे वालों से नहीं डरते हो तो पक्ष लो, किसानों को और कमजोर लोगों का, और डरते हो तो उनके पक्ष में हो जाओ। ये हिंजड़ापन ठीक नहीं है, ये नपुंसकता मुझे पसंद नहीं है। न्यूट्रल तो नपुंसक होते हैं, हिंजड़े होते हैं जो न तो पुरुष होते हैं न स्त्री होते हैं। तो ये आज भी जैसे हमारे किसानों का बहुत बड़ा 28 तारीख को संविधान दिवस पर किसान जाएंगे दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि कई महीनों का अनाज और राशन पानी का सामान लेकर के जा रहे हैं और वहीं दिल्ली में डेरा डाल देंगे, वहीं रोटियां खाएंगे बना के। पर मोदी सरकार को ये बता देंगे कि जो अध्यादेश आप लाए हो उन पर पुनर्विचार करो। मोदी जैसे लोग पुनर्विचार करना तो बड़ा मुश्किल है, फिर भी उन किसानों की हिम्मत है कि वो कर रहे हैं। जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ तो हो सकता, पश्चिम उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल न्यूट्रल है, वो तो नपुंसक हो गए लगभग। तो ये हालत है हमारी। तो ये न्यूट्रल जो लोग हैं, जो किधर भी नहीं है, न तो किसानों के साथ है न सरकार के साथ है, तो इस तरह के लोगों को सर छोटू राम ने ये हिंजड़ा की उपाधि दी थी। तो कई बातें हो गई, अब इतनी बातें हो नहीं पाएगी। बातें तो मैंने क्या कुछ लिख ली तो ज्यादा हो गई बातें, इतनी नहीं करेंगे अपन, बहुत हो गई। तो अपन को जो मुख्य रूप से जो बात करनी थी, जिसके लिए मैंने इतना देखो मैंने काफी पानी पी लिया यार, काफी बोला हूं गुरुजी, आज बहुत कुछ मिक्स कर दिया, बहुत कुछ बातें सर के ऊपर से निकल गई। चल रही है, चलने दो। हाँ देखो भाई विजय चौधरी जी, आप कह रहे हो मैं सारे कमेंट लूंगा। वैसे मैं जो विशेष रूप से आज का क्यों कर रहा हूं, एक तो कल सर छोटू राम की जयंती है और 2 दिन बाद में ही संविधान दिवस है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हम भूल गए। हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, गोगा दोखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं बेवकूफियां। हम मूर्तियों के फेरियां लगाते हैं, कभी 11, कभी अमाउर, कभी श्राद्ध, कभी नवरात्रा, बिना मतलब के झंझट तो हम हजार करते हैं, परंतु हमारे उन लोगों को याद नहीं किया जिन्होंने हमारे लिए भूखे प्यासे। मूलचंद आर्य ने नागौर के किसान छात्रावास के बच्चों को खिलाने के लिए रोटी नहीं थी,
अनाज नहीं था, छिन्नवा अकाल पड़ गया। ऐसा अकाल पड़ गया कि मूलचंद जी आर्य ने कहा रोटी तो कहीं, अनाज तो गांव में भी नहीं जाऊं तो लाऊं कहां से, और बच्चे मर जाएंगे भूखे। पानी नहीं था शहर में, तो उन्होंने बच्चों को लाए, चेनार में ले गए बच्चों को। वहां एक कुआं था, वहां से पानी निकलवा कर पानी की व्यवस्था की। अब खाने को अनाज नहीं, और अनाज खत्म हो जाएगा तो हमें अनाज देने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो कलकत्ता गए। यहां से मूलचंद जी आर्य नागौर से कलकत्ता गए कि कलकत्ता में मारवाड़ी रहते हैं। मूलचंद जी आर्य ने स्पष्ट लिखा अपनी किताब, अपनी जीवनी में, कि वहां सेठ साजूराम होते थे जो जाट थे, और वहां सेठ बन गए थे। पहले मुनीमगिरी करते थे बड़ियों की, महाजनों की, तो वहां मुनीमगिरी में पड़ गए और जानकार होशियार हो गए, तो कुछ पैसा हो गया। तो सेठ साजूराम को वैसे भामाशाह कहा जाता है जाटों में, पर सेठ साजूराम ने, मूलचंद जी आर्य ने खूब उनसे विनती की कि बच्चे भूखे मर रहे हैं और उनके लिए अनाज चाहिए, अनाज दिलवा दो, मर जाएंगे भूखे। कहते हैं कि साधुराम ने हमें कुछ नहीं दिया, हाँ 4-5 टाइम उनके घर पे रोटी जरूर हमने खाई थी। 2 आदमी यहां से गए थे, फिर उन वो बनियों के पीछे पड़े। तो मारवाड़ी बनिए थे वहां पर, खूब मारवाड़ का बाजार था पूरा कलकत्ता में, तो उनसे आता जोड़ी की। तो वहां पर मूलचंद जी आर्य के साथ, मूलचंद जी महाजन में पोस्टमैन की नौकरी करते थे। महाजन है बीकानेर से आगे सूरतगढ़ की तरफ, वहां पोस्टमैन की नौकरी करते थे। वहां एक कलकत्ता के बनिया का ससुराल था, और वो जान पहचान मिल गई, तो उसने उनकी बहुत अच्छी बातें सुनी और खूब उनको रोटी पानी का प्रबंध उनके करवा दिया। परंतु पैसा उन्होंने भी नहीं दिया। अब रुपया नहीं मिल रहा है, तो साथ में एक साथी थे, तो फिर कहा कि ऐसे तो मैं जाऊंगा, तो नागौर जाऊंगा तो करूंगा क्या, बच्चे तो वैसे भी भूखे मर जाएंगे, यहां से कुछ भी सहायता नहीं मिलेगी तो बच्चे मर जाएंगे, करें क्या। तो बनियों के पास खूब मिले, तो वहां बताया, ये उस बनिया ने जो जान पहचान का बना, उसने कहा कि यहाँ बहुत आते हैं लोग मांगने वाले, कई धोखे कर जाते हैं, ठग लेते हैं, इसलिए यहाँ आसानी से रुपये देने वाला कोई नहीं है। तो फिर कहते हैं कि मूलचंद जी आर्य ने कहा मैं तो आमरण अनशन करूंगा, मरूंगा यहीं पे। तो साथ में कौन थे मुझे याद नहीं, गंगाराम जी नाम करके थे, उन्होंने कहा यहाँ मर जाओगे तो भी कोई तुम्हें अनशन नहीं तुड़ाएगा, कोई आएगा ही नहीं तुम्हें मनाने वाला, तो यहाँ फालतू में मर जाओगे, बच्चे वहां मर जाएंगे और आप यहाँ मर जाओगे, इससे अच्छा है कि और कहीं कोई, क्यों और कहीं कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कलकत्ता से ही कुछ लेके जाना है, और मुझे मना मत करो। उन्होंने कहा मेरा आत्मविश्वास कहता है कि मैं आमरण अनशन करूंगा, और मैं वापस नागौर जाने जैसा रहा नहीं, इसलिए मैं तो मरूंगा तो यही मरूंगा। वापस जाऊं तो उन बच्चों को क्या खिलाऊं, लोगों के बच्चे तो मैं मांग के ले आया, वो बच्चे खाएंगे क्या। उनके माँ बाप चले गए मालवा कमाने के लिए, गांव में उनका कोई है नहीं, और वहां शहर में उनको कौन खिलाएगा, थोड़ा सा अनाज में छोड़ के आया हूं, और वो बच्चे फिर खाएंगे क्या। नागौर शहर में तो भुखमरी है, कोई देने वाला नहीं है। तो कहते हैं उन्होंने आमरण अनशन कर दिया वहां पर, और गंगाराम जी को कह दिया मुझे मेरा आत्मविश्वास मत तोड़ो, मैं तो मरूंगा तो यही मरूंगा, जिंदा मैं नहीं जाऊंगा नागौर बिना अनाज के, बिना सहायता के। तो वहां आमरण अनशन कर दिया। अब वो गंगाराम जी दौड़ दौड़ के जो सेठ उनके जान पे उनके पास गए, बोले कि वो तो आमरण अनशन कर दिया, रात 5 दिन से भूखे हैं और उनकी हालत कमजोर पड़ती जा रही है। मूलचंद जी आर्य की हालत कमजोर पड़ गई, भूखे मर रहे हैं, खा पी नहीं रहे हैं। ये ऐसी कंडीशन में फिर वो बढ़िया जो था उनके जान पहचान का, उसने कहा कि आपका सहयोग ऐसा करते हैं कि मैं बिड़ला को पत्र लिखता हूं और मूलचंद जी को मनाने आया कि आप खाना खा लो और आपका सहयोग मैं करवा के रहूंगा, चाहे कैसे भी हो आपको सहयोग मिलेगा। यहाँ बहुत झूठे लोग आते हैं, फर्जीवाड़ा बहुत होता है, वास्तव में पीड़ित लोग आते नहीं है। बहुत सारे पंडित आ जाते हैं, कहते हैं हमारे घर में भूख है, वो है, और आप वास्तव में आपको जरूरत है हमें पता है, पर यहाँ देने वाले आपका विश्वास नहीं कर रहे हैं, और मैं बिड़ला को चिट्ठी लिखता हूँ, बिड़ला सहयोग कर देगा, मेरा भरोसा है। क्यों, बिड़ला कहता है कि वास्तविक जरूरतमंद कोई हो तो मुझे बताना, तो मैं उनको लिख देता हूं कि भाई वास्तविक जरूरतमंद है, आप उसकी जांच करवा लो। तो बिड़ला को उसने पत्र लिखा, इनका आमरण अनशन तोड़ाया कि आपका सहयोग करवा के ही छोड़ूंगा मैं। तो उस बनिए ने, उस सेठ ने बिड़ला को पत्र लिखा कि ये वास्तव में जरूरत है, किसानों के, गरीबों के बच्चे भूखे मर रहे हैं और बच्चे मर जाएंगे इतने मारवाड़ के नागौर शहर में।
तो वहां से बिरला ने अपने आदमियों को भेजा नागौर में पता करने के लिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। पता किया और फिर बिरला ने सहयोग दिया, अनाज का भी दिया और पैसों का भी दिया। तो बिरला के सहयोग से वो किसान छात्रावास के बच्चे जिंदा रहे थे उस समय, ये मूलचंद जी आर्य ने बताया है। तो इस प्रकार हमें उन लोग, अब जैसे मूलचंद जी आर्य यहां पर भी मूलचंद जी कहते हैं एक गांव में गया था, देखो चिढ़ना मत, कोई चंदा करने गांव में जाते थे तो रोटी कोई कहता नहीं था तो खुद भूखे मरते थे। तो एक आदमी साथ में था, ढिंगसरी गांव है। अब ढिंगसरी कौन सा है, एक तो जाइल में भी है और एक लाडनू में भी है। ढिंगसरी का उल्लेख किया उन्होंने, कहा ढिंगसरी में 3 दिन तक भूखे मरा। उस गांव में किसी ने रोटी का नहीं कहा और मांगी उन्होंने भी नहीं। पैसे दिए लोगों ने, वो पैसे में चंदा करने जाते थे, लोग सोचते थे कहीं खाली होगी, तो साथ में एक आदमी को लेके गए तो उसको दूसरे दिन ही वो भूख से हालत खराब हो गई थी, तो उसको गांव भेज दिया किराया दे करके कि तू गांव चला जा, नागौर चला जा वापस, क्यों तू भूखा मरेगा, तू लोगों को कहेगा कि ये भूखे हैं तो फिर लोगों को दुख होगा फालतू में। तो 3 दिन बाद में रोटी मिली उनको। तो ये कई जिन लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, सर छोटू राम, बलदेव राम, मूलचंद जी, रामदान जी, हीरा सिंह जी, धारा सिंह जी, इतने लोग हुए, इन्होंने इतना किया। हम उनके जन्मदिन को याद नहीं कर सकते उनको, हम हमारे बच्चों को बता नहीं सकते कि ये हमारे ऐसे लोग हुए हैं जिनकी वजह से आज हम फूटेड बूटेड होके घूम रहे हैं। हम नहीं पढ़ पाते किसी भी हालत में। अगर उन्होंने हमें खेती किसने दिलवाई, जमीन कहां थी हमारे पास, हमारे ऊपर जूते पड़ते थे चारों ओर से। हमारी हालत क्या थी, 4-5 चुनावों तक तो वोट देने में, गांव की स्कूल में वोट देने में जाने में डरते थे कि वहां कोई राजपूत बेटा होगा, डर के मारे वोट देने नहीं जाते थे। ये हालत थी किसानों की। अब तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन से जो ऊपर इतनी उनकी मेहनत के बावजूद ये हालत थी, तो उन्होंने कहा कि तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत मना लिया, गोगा नौमियार, केसरिया कंवर जी, पता नहीं कितने कितने मनाते होंगे। कभी कहते हो नवरात्रा आ गया, कभी कहते हो रामनवमी, हनुमान जयंती। अरे छोटू राम की जयंती का दिन अपने घर में अपने बच्चों को उनके बारे में बताओ बैठ करके, 10 मिनट 15 मिनट अपने घर परिवार के लोगों को उनके बारे में सारा सब कुछ बताओ कि उन लोगों की वजह से। और ये 24 नवंबर छोटू राम की जयंती है, ये हर बच्चे को याद होनी चाहिए कि छोटू राम ने हमारे लिए क्या किया। ये बातें बताने की है, ये दिन मनाने के हैं। तो कल मेरा अपने आपसे निवेदन है कि कल हम ऐसा मनाएं। छोटू राम ने कहा दुश्मन को, हम दुश्मनों के त्योहार मनाते हैं, हमें शर्म नहीं आती। हम हेडगेवार को याद कर रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर, पता नहीं क्या क्या सीख गए, जो हमें मनुष्य नहीं मानते, अभी भी हमें जानवरों की तरह मानते हैं, लठेत बढ़ा के फेरते हैं। तो छोटू राम ने कहा, हे बोले किसानों के लिए जो वचन याद रखने का है, ए बोले किसान, मेरी 2 बात ले तू मान, मेरी 2 बात तू मान ले। वो 2 बात आज तक हमने नहीं मानी। ए बोले किसान, मेरी 2 बात ले तू मान, एक बोलना ले सीख, एक तो तुम बोलना सीख, दूसरा दुश्मन को ले पहचान, तेरा दुश्मन कौन है। हम दुश्मनों के साथ हो जाते हैं। ये जो मंडी फंडी, देखो मंडी फंडी या राजस्थान में भी गड़बड़ कर रहे थे, परंतु यहां पर तो शोषण सबसे ज्यादा जागीरदारों का था। बाकी यहां भी तोल माप सारा, खोपरा लेता तो खोपा पर लिख देते, और हम 2 अनपढ़ थे, गिनती भी नहीं जानते थे, क्या बताएं। जितना अनाज साहूकार लेना चाहता ले लेता। यहाँ इसलिए राजस्थान में सबसे पहले साहूकारी विपणन बोर्ड की व्यवस्था की, सहकारी विपणन बोर्ड की व्यवस्था की गई। विपणन बोर्ड बनाया गया मंडियों का, और साहूकारों से निजात दिलाने के लिए, साहूकारी लोन से निजात दिलाने के लिए सहकारिता की स्थापना की। और बहुत लंबे समय तक हमारे यहाँ मारवाड़ के किसान नेता थे परशुराम मदेरणा,
सहकारिता से जुड़े थे, उन्होंने सहकारिता को काफी पनपाने की कोशिश की थी, परंतु सहकारिता भी ठीक ढंग से पनपी नहीं हमारे यहाँ पर। हाँ, साहूकारों से निजात काफी हद तक हमें मिली। तो अब मैं आपके ये कमेंट दूंगा, तो कल आप में से कितने लोग अपने परिवार के बच्चों को, घर परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को और को फोन करोगे तो सर छोटू राम जी के बारे में बात याद दिलाओगे और ऐसा कुछ करोगे, इसी प्रकार पोस्टें भी करोगे और फेसबुक व्हाट्सएप भर जाने चाहिए सर छोटू राम की जयंती के नाम से, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। क्योंकि हम और दुश्मन को पहचानने की कुव्वत हमारे अंदर आ जाए, ये तब हम सफल होंगे। मैं कुछ कमेंट लेता हूं। सभी को एक बार प्रणाम, राम राम, नमस्कार। हाँ भाई, शोभा चंद जी कहते हैं बहुत बढ़िया ज्ञानवर्धक चर्चा है गुरुदेव। हाँ, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा कर दी, मुझे लग रहा है मेरा गला तक जवाब दे रहा है थोड़ा थोड़ा। और कुछ जोर से भी तेज बोलता हूँ, शायद समझ में आपके तो सुनते थे, आप मुझे वापस सुनता हूँ तो नहीं सुनाई देती ठीक से। पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहता है, भाव गड़बड़ हो जाता है बोलने का। जय सिंह जी बुढ़ानिया, किसानों के मसीहा सर छोटू राम जी को कोटि कोटि नमन। मेरा राम सर छोटू राम, गणपत लाल जी जाट। दो नदियों के बीच का उपजाऊ दोआब प्रदेश, हाँ दोआब प्रदेश और पंजाब 5 नदियों की जमीन है। शोभा चंद जी, पाखंडवादियों ने सर छोटू राम के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञान भारतीय समाज को दिए ही नहीं है। हाँ, वो तो नहीं देंगे जी। यूनिनिस्ट सुमेर जी डुकिया कहते हैं सर आप चौधरी छोटू राम जी के बारे में बता रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये यूनिनिस्ट मिशन है। सर छोटू राम जी यूनिनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, उससे उसी की सरकार में थे राजस्व मंत्री। मही राम जी सारण बोझा सर आप तो बहुत ज्ञान की बात बता रहे हो। ओ सारण साहब को बहुत अच्छी लगी। ये भोजा सर जोधपुर में है उधर। मई राम जी सारण बोझा सर, हाँ ठीक है। और कौन आ रहे हैं? मई राम जी सर, ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें आपको रोज बतानी चाहिए। अजी मैं तो रोज कर रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल आप देखोगे तो खूब मिल जाएगा बहुत सारा। ये सारी बातें मैंने पहले भी कर चुका हूँ यूट्यूब पे, आप देखते नहीं हो कोई। देखो, अपने बच्चों को थोड़ा सुनाओ, थोड़ी कुछ चीजें होनी चाहिए। अब हमें जागृति बहुत जरूरी है, बहुत परेशानी है। हमारे नेता बिक रहे हैं। ये राज्यसभा के चुनाव होते हैं, पूंजीपतियों की गोद में बैठ जाते हैं जाकर के, करोड़ों रुपए में बिक जाते हैं। ये तो पहले ही बिक जाते हैं, चुनावों से पहले ही खूब बिक जाते हैं और बाद में बिकते ही रहते हैं रोज। हाँ, नंबर सुनील जी बिश्नोई मिल जाएंगे आपको मेरे। गोवर्धन राम जी पूनिया, बिल्कुल सही बात है साहब। जय श्री राम आएगा विजय कटोई। गौतम जी गोदारा कह रहे हैं आप सही कह रहे हो। सार्थर रहने वाले ब्राह्मण ही थे, जानी जी चैनानी से रखने वाले, हाँ लिखने वाले। जोरदार सर जी। चलो भाई बागड़िया जी कह रहे हैं नमन शिक्षा उत्प्रेरक को। हाँ, शिक्षा का उत्प्रेरण हमें बलदेव राम जी से और इन लोगों से मिली। राम स्वरूप जी चौधरी, किसान विरोधी आरएसएस। हाँ, ये तो तय है। आरएसएस तो किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, कमजोरों का नहीं हो सकता कभी भी। ये तो हमें सिर्फ यूज की वस्तु मानता है। उपयोगी जानवर होते हैं 2 तरह के, एक तो मालवाहक पीठ पर ढोने के लिए, दूसरे होते हैं दूध दूहने के लिए। तो हमें तो उपयोगी जानवरों की तरह मानता है ये। अंधविश्वास और पाखंड में पैसा बर्बाद करने से बेहतर है नेमी जी सोमवाल कि बच्चों की छात्रावास और कोचिंग सेंटर अगर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है और आकर्षित किया जा सकता है और मानव जीवन को सुधार कर सकते हैं। जेठाराम जी, आरएसएस कट्टरता के जहर से ब्रेन वॉश करता है, कूप मंडूक बना देता है और मशीन बनाता है आदमी को। हाँ, यही है। विजय चौधरी, गुरुजी आज बहुत कुछ मिक्स कर दिया, बहुत कुछ बातें सर के ऊपर से निकल गई। कोई बात नहीं, आप मिक्स मैं कर देता हूँ, ऐसी आदत है। पर आप पूरा इत्मीनान से अगर सुनोगे, इसको शेयर करोगे तो आपको और कई बातें मिलेगी। इसमें मैंने काफी बातें की आज। भाई इंदौरिया जी, कमल जी कह रहे हैं आरएसएस की वजह से
भारत चल रहा है, नहीं तो मिनी पाकिस्तान बन जाता। ये देखो आरएसएस की वजह से भारत पाकिस्तान बन जाता। तो पाकिस्तान तो हमारा ही है ना, ये किसानों का ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान वाले हमें परेशान, हमें परेशानी दूसरी है। रामसूप जी चौधरी, किसान कौम का कोहिनूर सर छोटू राम जी। कोहिनूर थे, बहुत पढ़े लिखे थे उस जमाने में, किसानों में पढ़ने लिखे। या मारवाड़ में तो 8वीं पास भी बड़ा मुश्किल, तो वो एलएलबी थे। बलदेव राम जी से पहले, बलदेव राम जी तो एक जागीरदार घराने थे, फिर भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे, यहाँ पढ़ा लिखा था कौन? और उस समय वो एलएलबी थे, उनसे भी पहले। महिपाल जाट ताऊ जी, आपने तो सारी बातें खरी खरी बोल दे मनवादी पाखंडी होके किसान का मेरा कौम को इनकलाब आंधी सर याद पर चलते हुए शहीद आजम भगत सिंह की भूमिका निभानी होगी। अब निभाओ भाई, जिनको निभानी है। देखो भाई, नमो बुद्धाय सर जी, आपको बहुत आभार। आप SC ST OBC को जगाते रहे हो, हमारे समाज का सोया हुआ है, आप लगे रहे हो, हम आपके साथ हैं। गुरु जी प्रणाम, नमन बार बार आपको। नमस्कार। हाँ, आपका ज्ञान राजनीति तक ठीक है इंदौरिया जी, बाकी हमारे भगवान आराध्य देवी देवताओं पर टिप्पणी बंद करो। लो, इनके आराध्य भगवान और देवी देवता पता नहीं क्या क्या है। विजय चौधरी, तुम्हारे भगवान को कहो कि इनका मोबाइल खराब कर दो। विजय चौधरी हाथों जवाब दे रहे हैं। देखो, ये बोलना सीखना हो गया ना, दुश्मन को पहचानो और बोलना सीखो बस। राम कह रहे हैं जवाब सही है, आपका ज्ञान राजनीति तक ठीक है ना। भगवान सभी के हैं, तुम्हारे मतलब क्या है इंदौरिया? अरे अंध भक्तों, आप शूद्र हो, उस समय भगवान ने क्या दिया सालों। चलो बिल्कुल सही सर, आई रेस्पेक्ट टू यू। गासल साहब जयपुर से। ओ हनुमान जी है? नहीं, वो हनुमान जी ये दूसरे हैं, हनु गासल। हमारा भगवान सर छोटू राम। सियाग साहब, HR सियाग गजब। लूणा राम जी चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, युवा पीढ़ी को पता चले। हाँ गासल साहब सही है। तो अब कल अपन को ये अभियान चलाना है, सही सूचना दी आपने। सर वेरी गुड गासल साहब जयपुर से। प्रभु जी सोनी, राम राम जी, गंगाराम जी पूनिया, भाई थैंक्स सर। गोदारा जी कह रहे हैं धन्यवाद। तो दो बातें सीख ले। कौन है ये? हुक्मा राम जी भादू, अशोक जी मेघवाल, रामनिवास जी चौधरी। हेलो सर, RSS तो देश को बर्बाद कर रहा है। हाँ, कर तो रहा है देश में। ये जो इतना भेदभाव, ये जो अविश्वास का वातावरण बना दिया इन्होंने। राकेश जी जांदू सर जी, कल नागौर में कार्यक्रम रखा है, आपको आना है सर। छोटू राम जी की जय। ठीक है, आ जाऊंगा। मैं तो हफ्ते को सुनता तो बहुत कम हूँ। जहाँ आपका कार्यक्रम है मुझे ठीक से बता देना। कल नागौर कर लेंगे, और क्या है। रामेश्वर जी गोदार, भगवान सभी के तुम्हारे। वो तो इंदौरिया जी से। गुरु जी इस बार नागौर जाऊंगा, आऊँगा तो भागरो जरूर मिलूंगा आपसे। गौतम जी गोदारा, ठीक है साहब, मिलेंगे जरूर सर। ये हमारे युवाओं को पता चले। हाँ ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कमेंट हैं आज के, और आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और बहुत अच्छी तरह से सुना सब कुछ। फिर भी बहुत सारे और वीडियो मिलेंगे आपको यूट्यूब पर, और गाए बगाए जब भी आपको समय मिले। ऐसी बातें इनको समझना है, और कुछ पता होना जरूरी है बहुत ज़्यादा, कि हम कैसे ये छोटू राम जी, बलदेव राम जी तूफान में से किश्ती कैसे निकाल के लाए थे। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, बच्चों रखना इसको संभाल के। तो इसको संभाल के रखना, जो किश्ती किस तूफान में से निकाल के लाए हैं। जो मंडी फंडी या जिन लोगों के, ये नहीं है कि हम ब्राह्मणों से दुश्मनी पाले या बनियों से पाले, रात किसी से दुश्मनी नहीं, हम सबके मित्र हैं। परंतु हमें सावधान जरूर रहना है। अगर आज भी हमारे साथ गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको पहचानना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे RSS हो, चाहे कोई भी हो। और कम से कम ये मंदिर मस्जिदों के जो ठेकेदार लोग हैं ना, इनसे तो कोई अपेक्षा करनी ही नहीं है हमको।
ये हमें कुछ देने वाले नहीं, ये तो धोखाधड़ी का मामला है सारा। भगवान का जो है हमें राम नाम का सुमरण बताया संतों ने, पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ था वो सारा। तो वो अगर हम कर सकें, सारे संत देखो, एक मैं छोटी एक बात याद आ गई आज, जितने भी मंदिर हैं आपके ये, इनके मैंने देखे हैं कि इनके दरवाजे ज्यादातर नॉर्थ में रखते हैं या फिर पूर्व में है। मंदिर का गेट जो है या तो उत्तर में है या पूर्व में है, परंतु संतों के जो स्थान है जहां समाधि है या उनका जो स्थान है राम धाम या कबीर पंथ का स्थान, इनको मैंने नोट किया, बहुत सारे स्थानों को मैंने देखा कि इनके मुख्य गेट जो है वो पश्चिम में है। मंदिर वाले कभी पश्चिम में गेट नहीं रखते, परंतु संत इनके बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने गेट किधर रखा है? पश्चिम की तरफ है दरवाजे उनके मंदिरों के। वो जो रामधाम है, मैंने यहाँ पर जो अड़ोस पड़ोस में देखा है पश्चिम में दरवाजे। हमारे यहाँ टांकला का दरवाजा पश्चिम में, खेड़ापा रामधाम का पश्चिम में, शीतल रामधाम का पश्चिम में, और भोला राम जी की देवरी का पश्चिम में, पुरानी पोड़ जो थी वो पश्चिम में दरवाजा है। अब नया रास्ता दूसरा बन गया। और भी मैंने कई जगह यहाँ देखा है कि इनके ज्यादातर रामधाम के दरवाजे जो है वो पश्चिम में है। इसका मतलब ये पूर्व में और उत्तर में रखने के पक्ष में, तो मंदिरों से बिल्कुल विपरीत एक आंदोलन था। मंदिरों का जो पाखंड और अंधविश्वास का धंधा था, पंडितों का, पुजारियों का या मुल्ला मौलवियों का, मस्जिदों, इनके खिलाफ संतों का था आंदोलन पूरा, और वो हमारे आम जन के पक्ष में था एक तरह से देखा जाए तो। भाई जय भीम, नमो बुद्धाय कह रहे हैं सर। मूलचंद जी आर्य की जीवनी की पुस्तक कहाँ मिलेगी? भाई मुझे तो पता नहीं, मेरे पास तो एक पुस्तक है, काफी पुरानी है, और कहीं मिलते तो अब देखो नागौर की किसान छात्रावास में मिलने वाली अब तो मुझे लग नहीं रहा है कहाँ मिलेगी, पूछना ही पड़ेगा कहीं से। यहाँ पे कोई जवाब दे दे तो अच्छी बात है। मूलचंद जी आर्य ने कहा कि ये जो छुआछूत है, देखो उस जमाने में, और बोले यार नागौर मारवाड़ में उस जमाने में बहुत ज्यादा छुआछूत थी, कि देखो आदमी आदमी से इस प्रकार ऊंचा और नीचा मानना, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी तो किसान छात्रावास में सभी जातियों के बच्चों को रखा था उन लोगों ने। प्रत्येक जाति का बच्चा, चाहे वो राजपूत है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे बनिया है, चाहे मेघवाड़ है, चाहे कोई हो, सबको किसान छात्रावास में रखा पढ़ने के लिए, और उनकी प्रबंध किए उन्होंने जितना हो सकता था। तो ठीक है, फिर एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि ए बोले किसान मेरी दो बात ले तू मान, ए बोले किसान मेरी दो बात ले तू मान, एक तो ले बोलना सीख, दूसरा ले दुश्मन को पहचान। तो हन्नू गासल जी, सर किसानों को आप जैसे लोग ही जगा सकते हैं। मैं तो अब देखो सुनता तो हूं नहीं, बोल देता हूं, मेरे क्या है, ये फोन पड़ा है और आप लोगों से संपर्क हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, कल या परसों संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर भी अपन कुछ चर्चा, अच्छी चर्चा करने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, राम राम, नमस्कार।